नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज अफबाहु प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे कि अफबाहु प्रिंसिपल जो है से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये जानें कि अफबाहु जो है कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ये अफबाहु एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है टू क्रिएट, निर्माण करना होता है। अफबाहु प्रिंसिपल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का गमन जो होगा लो एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर जाएगा। फिजिक्स का सबसे बड़ा रूल है कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो है लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहती है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहती है। तो अफबाहु प्रिंसिपल मेरा यही बताता है कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर किस तरह से जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसका एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, हम अफबाहु प्रिंसिपल से ही जान पाएंगे। जैसे 2s लिखा और 3s लिखा, तो इसमें किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी जो है कम है। अफबाहु प्रिंसिपल यही बतलाता है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होगा वह लो एनर्जी में होगा और उसके बाद हाई एनर्जी में होगा। तो हम कैसे पता करें कि 2s का एनर्जी लो है कि 3s का एनर्जी लो है। तो यही अफबाहु प्रिंसिपल बतलाता है। तो इसको बतलाने के लिए एक रूल है, वह रूल होता है n+l रूल। n+l रूल इसे कहा जाता है। इससे एनर्जी जो है, एनर्जी पता करते हैं, एनर्जी लेवल पता होता है। तो n जहाँ पर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l जो है वह है एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। यहाँ पर आप सबको पता होगा कि चार्ज होता है वो सब सेल्स पाए जाते हैं। s होता है, p होता है, d होता है और f होता है। और इसमें l का मान जो होता है s के लिए 0 होता है, p का मान 1 होता है, d का मान 2 होता है, f का मान 3 होता है। तो हम जानेंगे कि किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, किसकी एनर्जी लेवल कम हो पाता है। आनी कहने का मतलब होगा कि एनर्जी जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, n+l का होता है। यानी कि n+l का मान जितना होगा तो एनर्जी लेवल भी उतना ही होगा। अगर ये बड़ा होगा तो एनर्जी लेवल भी बड़ा होता है। तो जानेंगे किस प्रकार से काम करता है। लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि n+l जो होगा, s के लिए l का मान 0 होगा, p के लिए 1 होगा, d के लिए l का मान 2 होगा, f के लिए 3 होगा। देखते हैं किस तरह से और वर्क करता है ये। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1s लिखा, 2s, 3s, 3p, 3d लिखा, 4s, 4p, 4d, 5s। इसमें किसकी एनर्जी सबसे कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर किस तरह से काम करता है, यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं, अभी जाने थे कि s का मान जो होता है l के लिए 0 होता है। इसका मतलब s का मान जो होगा वो 0 पुट करेंगे। इसका मतलब इसका एनर्जी लेवल कितना है, 1 है। और 2s में देखेंगे s का मान कितना होता है, 0 होता है, अर्थात इसका एनर्जी लेवल कितना हो गया, 2 हो गया। 1s का एनर्जी लेवल 1 है और 2s का एनर्जी लेवल कितना है, 2 है। इसका मतलब है कि एनर्जी लेवल 1 जो है कम है और 2 ज़्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप जो करेगा 1 में करेगा, 1s में करेगा, तब उसके बाद 2s में जाएगा। अब देखेंगे 2s और 3s में एनर्जी लेवल किसका ज़्यादा होता है। तो s का मान जो होता है वह 0 होता है, अर्थात कितना एनर्जी लेवल 3s का हो गया, 3 है। और जबकि 2s का एनर्जी लेवल कितना है, 2 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा और तब किस में जाएगा, 3s में जाएगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि इस 2s का एनर्जी लेवल कम है और 3s का एनर्जी लेवल ज़्यादा है। अब अफबाहु प्रिंसिपल यही बताता है कि लो एनर्जी टू हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते चला जाता है। आगे देखते हैं 3p। p का मतलब कितना होता है, l का मान कितना लेना है, 1 होगा, अर्थात कितना हो जाएगा
4 आ रहा है इसका एनर्जी लेवल, 3s का एनर्जी लेवल 3 है, 3p का एनर्जी लेवल 4 आ गया, मतलब कितना है, ये कम हो गया, ये ज़्यादा है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा और तब इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप करेगा, 3p में जाएगा। अब देखते हैं 3d और 4s में किसका एनर्जी कम है और किसका एनर्जी ज़्यादा है, देख के बात करते हैं। तो d का मान जो होता है वह कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। d का मान कितना लिया जाता है l में, l के लिए d का मान जो होता है वह 2 लिखते हैं, अर्थात कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया, ये 5 हो गया। और 4s में बात करेंगे तो s के लिए l का मान जो होता है वह 0 होता है, तो वह कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे 3d में एनर्जी लेवल 5 हो गया और 4s का एनर्जी लेवल 4 हो गया। इससे ये पता चल रहा है कि 4s का एनर्जी लेवल कम है और 3d का एनर्जी लेवल ज़्यादा है। यही कारण है कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा और तब किस में जाएगा, 3d में जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 3p और 4s दोनों जगह एनर्जी लेवल सेम है। जब एनर्जी लेवल सेम हो जाता हो, जब एनर्जी लेवल सेम हो जाता हो, एनर्जी जब सेम आ जाता हो, सेम दिखाई दे, तब उस स्थिति में जिसका n का मान कम होगा, जिसका n का मान कम होगा, जिसका n का मान कम होगा उसका एनर्जी लेवल कम होगा, उसका एनर्जी लेवल कम होगा। बात समझ पा रहे होंगे क्या हमने बोला कि जैसे 3p और 4s दोनों का एनर्जी लेवल 4 आ रहा है, तो कैसे पता चलेंगे कि किसका एनर्जी लेवल कम है। तो देखेंगे यहाँ पर 3 सेल है और यहाँ पर कितना है, 4 सेल है, तो 3 तो कम हो गया, इसलिए 3p का एनर्जी लेवल कम होगा और 4s का एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। तो इतना यहाँ से पता चल गया। तो पहले इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा और तब कहाँ पर जाएगा, 4s में जाएगा, 4s के बाद 3d में जाएगा, क्योंकि 3d का एनर्जी लेवल 5 है। आगे देखिएगा p का मान 1 पुट होता है l के लिए, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब ध्यान से देखिए 3d का भी एनर्जी लेवल 5 है और 4p का भी एनर्जी लेवल 5 है, तो ये दोनों में जो है किसका एनर्जी लेवल कम है। तो देखते हैं क्या बतला है कि जब एनर्जी लेवल सेम आ जाता हो तो n का मान जिसका कम होगा वह एनर्जी लेवल कम होता है। तो देखेंगे n का मान यहाँ 3 है और जबकि n का मान यहाँ 4 है, इसका मतलब 3 जो होता है कम हो जाता है, तब एनर्जी लेवल 3d का कम है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा तब 4p में जाएगा। जब जब सेम एनर्जी लेवल आता हो तो जिसका n का मान कम होता है, सेल की संख्या कम होगा, उसका एनर्जी लेवल कम होगा। आगे देखिएगा 4d है, तो d के लिए कितना पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं l का मान, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और s में कितना पुट किया जाता है, 0 होता है, तो ये 5 हो जाएगा। तो आपको पता है कि सेम वाला रहेगा 5 यहाँ पर 3 बार आ चुका है, तो जिसका 3 सबसे छोटा है n का मान, तो इसका एनर्जी लेवल कम होगा। फिर उसके बाद 4p है जो आपका क्या हो जाएगा, कम है। 5s जो है 5 जो है ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, पहले 4p में आएगा। 4d में एनर्जी लेवल 6 हो जाता है। उसी तरह से आगे भी आएगा, 5s के बाद 5p भी होगा, 5d भी होगा, 5f भी होते चला जाएगा। आगे बात करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एनर्जी लेवल पता चल जाता है। आपको ये पता चल गया कि एनर्जी लेवल किस प्रकार से पता चलता है। अब देखते हैं 4d है, 4d तक बतलाया था, 4d लिखा था, 4f भी लिखेंगे, फिर 5s हो गया, 5p हो गया, 5p हो गया, 5d हो गया, 5f हो गया। अब इसमें पता करिए कौन सा किसका एनर्जी कम ज़्यादा होता है। यहाँ पर एनर्जी लेवल पता करेंगे तो d का मान कितना होता है l के लिए, तो 2 होता है, तो ये 6 हो जाएगा। f के मान कितना होता है, 3 होता है, ये 7 हो जाएगा। s का मान 0 होता है, तो ये 5 हो गया। p का मान 1 होता है, 6 हो गया। और d का मान 2 लेते हैं, तो ये 7 हो गया। f का मान 3 होता है, तो यह कितना हो जाएगा, 8 होता है। यही तो लिखे थे, s और l के लिए कितना हो गया 0, p के लिए 1 और d के लिए 2 और f के लिए 3 लेते हैं। n प्लस l का मान,
n+l का मान यहाँ से निकलता है। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या है, कम आ रहा है। तो पहले ध्यान से देखिएगा, एनर्जी लेवल सबसे कम आ रहा है, इन सभी में सबसे कम आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 5 आ रहा है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 6 नज़र आ रहा है। तो जब एनर्जी लेवल सेम आ जाता हो, एनर्जी लेवल सेम आ जाता हो, तो जिसका n का मान छोटा, तो 4 जो है छोटा होता है, 5 जो होता है बड़ा हो जाता है। इसलिए 4d जो होएगा एनर्जी लेवल कम है और 5 की एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन 4d और 5s और 5p में कहा जाए कि सबसे कम एनर्जी लेवल किसका होगा, तो किसका हो जाएगा, 5s का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी लेवल 5 आ रहा है। 4d और 5p में एनर्जी लेवल दोनों सेम है, तो n का मान सबसे छोटा जो है 4 है, अब 5 जो होता है बड़ा होता है, इसलिए इसका एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा, कम होगा, और 5p का एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। अब उसी तरह से देखिएगा 7 7 दोनों दो जगह सेम आ रहा है, तो एनर्जी लेवल सेम दिखाई दे तब क्या करना है कि n का मान छोटा, तो n का मान 4 है और यहाँ पर n का मान 5 है, तो इसका एनर्जी लेवल कम है और 5d का एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय इन्हीं बातों को ख्याल किया जाता है। अफबाहु प्रिंसिपल में इसका बहुत ध्यान दिया जाता है, और किताबों में जो देखने को मिलता है आप सबको इस ढंग से मिलता है। 1s होता है, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s p हो गया, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5s, 5f, फिर 6s। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो है लो एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर जाता है, यही अफबाहु प्रिंसिपल बतलाता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गमन करेगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, उसके बाद कहाँ पर जाएगा, 2s में इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद कहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s के बाद 2p में जाएगा, उसके बाद 3s में आता है। क्यों? क्योंकि लो एनर्जी है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में है। 2s का मान 2 हो जाएगा, इसका एनर्जी लेवल 2 हो जाएगा, और जबकि इसका एनर्जी लेवल 3 हो जाता है। तो पहले क्या होगा, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाता है। इसको अब फाइंड आउट करने आना चाहिए, ये नहीं कि इसको इस तरह का अवतरण जो है रट के रखे हुए रहते हैं तो ये काम नहीं कर पाता है, एग्जामिनेशन में काम नहीं कर पाता है। कहाँ से बन पाता है वो आपको तरीका आपको डेवलप होना जरूरी है। 3s के बाद तो 3p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसका मान एनर्जी लेवल जो होगा वह 3 होगा, और जबकि इसका एनर्जी लेवल 4 होगा। p का मान 1 होता तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 3 का कम हुआ, 3p का ज़्यादा हो गया। तो लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। अब उसके बाद 3p के बाद लग रहा होगा कि 3d दे देते, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। 3d दें कि 4s दे, तो देख लीजिए एनर्जी लेवल थोड़ा सा देख लीजिए। d का मान 2 होता है, 3 + 2 = 5 हो गया, s का मान 0 हो गया, तो ये 4 हो गया। तो देखिए तो 4s का एनर्जी लेवल कम है और 3d का ज़्यादा होता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में जाएगा, और तब उसके बाद कहाँ पर आएगा, 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब उसके बाद कहाँ इलेक्ट्रॉन जरा देखते हैं, 4p में जाएगा, 4p में जाएगा इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्यों? क्योंकि 3d का मतलब कितना हो गया, 3, और d का मान 2 5 हो गया। अब p का मान कितना हो जाएगा, 1, अर्थात ये भी 5 ये भी 5, दोनों 5 हो गया। तो दोनों जब एनर्जी लेवल सेम आ जाता है तो जिसका n का मान छोटा, एनर्जी लेवल छोटा हो गया, तो 3 छोटा है अब जबकि 4 ज़्यादा है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा, अब फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3d हो गया, 4p हो गया, आपके बाद 4p के बाद कहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4p के बाद जो होगा 3d के बाद 4p आ गया, 4p के बाद क्या आ जाएगा, 4p के बाद लिख देते हैं 5s लिख दिए, और उसके बाद 4d लिख देंगे। अब देखते हैं 5s सही है कि 4d सही है, तो देख के बात करते हैं।
तो इसमें क्या है कि 5s का मतलब ए 0 हो गया तो ये 5 हो गया एनर्जी लेवल, और इसका डी में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 6 हो जाता है। इसका मतलब 5s का एनर्जी कम है और 4d का ज़्यादा है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए चला जाता है। और इतना में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का हम विन्यास निकाल सकते हैं। तो बाहु प्रिंसिपल यही बताता है कि लो एनर्जी टू हाई एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ चला जाता है। रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए क्या n प्लस एल का मान जो होता है s के लिए l का मान 0 और p का मान 1 और d का मान 2 और f का मान 3 होता है। इतना चीज़ को ध्यान में रखिएगा, पुट करते जाइए, ऑटोमेटिक पता निकालते चले जाइएगा। लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, जिसका मान छोटा आ गया वो कम वाला हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन उसी में गमन फिलअप होगा, और जहाँ पर सेम आ जाता है तो वहाँ पर n का मान, सेल का मान अगर छोटा होगा उसका एनर्जी लेवल छोटा हो जाएगा। इतनी सारी बात को हम लोग जाना। अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल के देखते हैं, कुछ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मान निकाल के देखते हैं। जैसे कि सोडियम का हो गया, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, आप निकालिए 1s2 हो गया। पहला सेल में एक सब सेल होता है और s होता है, और s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरे सेल में जो होता है 2 सब सेल होता है, s और p होता है, इसलिए 2s2 लिखेंगे और 2p6 होगा। 8 और 2 10 हो चुका है। दूसरे सेल में 2 ही सब सेल होता है, s और p होता है, इसलिए इसमें d आने की संभावना भी नहीं होगा। अब तब उसके बाद 3s में जाएंगे, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन ज़रूरत कितना होगा 1 का होगा, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकल चुका है। उसके बाद मान लीजिए मैग्नीशियम का निकाल लेंगे तो 12 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, और उसके बाद कितना होगा 3s2 हो जाएगा। उसी तरह से आप निकालना चाहते हैं फास्फोरस का, तो फास्फोरस का 15 होता है, तो ये किस प्रकार से होगा 1s2 2s2 2p6, फिर हो जाएगा 3s2, ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 8 2 10 2 12, हमको चाहिए 15, तो p में कितना की ज़रूरत है 3 की ज़रूरत है, तो ये हो जाएगा 15 हो चुका है। अब देखिएगा आर्गन का निकालेंगे तो 18 होता है आर्गन की, तो किस प्रकार से 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। उसके बाद 3s2 लिखेंगे, 3p6 लिखेंगे, इसके बाद तो फुल हो गया है, देखिएगा 2 हो गया, 4 6 10 12 6 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल चुका है। तो ये था आर्गन का था। अब और कुछ एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, जैसे पोटासियम का हो गया, पोटासियम का तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं, 18 को हो गया। उसके बाद 4s1। कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये किसका हो गया कैल्शियम की एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। उसके बाद देखते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 होता है, तो क्या होगा कि यहाँ पर तक तो सही है, कोई दिक्कत ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखाएगा, 1 से लेकर यहाँ तक 4s2 तक होगा, 20 तक तो लिखा ही जाएगा। उसके बाद क्या होगा 4s के बाद कौन होगा 4p होगा कि 3d आएगा। 4p होगा हमको पता ना है, मान लीजिए कि हमको पता ना है कि 3d लिखें कि 4p लिखें, तो क्या होगा कि d का मान कितना होता है 2 होता है, तो 3 2 5 होगा, p का मान 1 होता है तो 4 1 5 हो गया। दोनों एनर्जी लेवल सेम, तो जिसका मान छोटा होता है n का मान 3 है, अब यहाँ n का मान 4 है, तो 3 छोटा हो जाता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा, तब इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा। तो 4s2 तक तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा 3d1 में चला जाएगा, तो स्कैंडियम हो जाएगा। टाइटेनियम की बात किया जाए तो इसकी परमाणु संख्या 22 होता है, तो 4s2 तो होबे करेगा, यहाँ पर 3d कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। वेनाडियम की बात करल जाए तो वेनाडियम की कितना हो जाता है 23 होता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3d कितना होता है
3 होता है, तो ना 20 तो हो गया 4s2 तक, 4s2 लिखा जाएगा यहाँ तक, सेम है 4s2 लिख दिया, ठीक है 4s2 लिख दिया, 3d3 है, 20 है और 3 23 हो गया। लेकिन क्रोमियम का जो होता है परमाणु संख्या 24 होती है, इसका 4s2 लिखते हैं और 3d4 लिखते हैं, तो यही गलत हो जाता है, अपवाद है, ध्यान रखिएगा ये अपवाद होता है। 4s2 3d4 जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह गलत होता है। अब बाहु प्रिंसिपल के अनुसार ये क्या है, गलत होता है। क्यों गलत होता है अब बात करते हैं, यहाँ पर लिख के बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 4s2 3d4 नहीं होता है। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि एस में जो होता है, एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है 2 होता है, और ए जो होता है ऐसे हो गया और ऐसे लिख दिए, इस तरह से लिख दिए, एक क्या हो गया, एस में ऑर्बिटल जो होता है एक ही होता है, गलत लिख दिए थे। एक में जो ऑर्बिटल होता है एक ही होता है, एक ऐसा हो गया एक ऐसा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि पी में जो होता है वह 3 ऑर्बिटल होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है पी में, लेकिन 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। तो ये ऐसा लिख दिया, एक ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, तो ये हाफ फील्ड बोला जाता है। और 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसा ऐसा ऐसा, ये हो गया पी के लिए हो गया। और डी की बात किया जाए तो डी में टोटल इलेक्ट्रॉन तो 10 होता है, लेकिन ऑर्बिटल जो होता है वो 5 होता है, 1 2 3 4, ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिलअप होता है। तो या तो इलेक्ट्रॉन जो है यह इस तरह से भरा हुआ फिलअप होगा तो वह स्टेबल होता है, अगर इस ढंग से फिलअप है तो वह पूरा स्टेबल होता है, और नहीं तो इसको हाफ फील्ड बोलते हैं, इसको बोला जाता है हाफ फील्ड बोला जाता है। ये ऐसा हो गया तो स्टेबल हो जाता है, अस्टेबल जब होता है तो यह बड़ा असकून पहुंचाता है इलेक्ट्रॉन को। या तो ऐसा नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका फुल फील्ड भी होना जरूरी है। ये तो 1 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया ये हो गया 6 7 8 9, ये हो गया 10। इसको बोला जाता है फुल फील्ड। फुल फील्ड या तो इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड में हो या तो इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड में होता है, तभी स्टेबल होता है। यही कारण है कि क्या है कि यह जो है यहाँ पर 4 देते हैं, चूँकि डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहीं तक इलेक्ट्रॉन इसका हुंड्स का नियम के अनुसार यहीं तक जाएगा जो स्टेबल नहीं हो पाता है। और जबकि जब जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं कि 4s लिखे हैं, 4s में है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इसको में क्या इसका सही बनाते हैं, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसका इसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, 4s1 लिख दिए, और 3d चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया तो ये 5 हो गया, तो ये 5 के कारण यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, तो हाफ फील्ड जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो 4s1 और 3d5 होता है। बात को समझ पाएंगे और ध्यान रखना भी चाहिए क्रोमियम का। और फिर उसके बाद जो है मैग्नीज आ जाता है। मैग्नीज का परमाणु संख्या 25 होता है, तो 4s2 तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 20 है, अब 5 चाहिए तो 5s2 हो गया, सॉरी 5s2 कहते हैं, 3d5 हो गया, ये हो जाएगा क्या, मैग्नीज का हो जाएगा। फिर आयरन का होता है 26 होता है, तो 4s2 लिख दिए, 3d कितना हो गया 6 हो जाएगा, तो फेरस का हो गया। फिर इसी तरह से बढ़ते चला जाता है तो कोबाल्ट आ जाता है, तो फिर क्या क्या आ जाता है, निकेल आ जाता है। लेकिन कॉपर के साथ क्या होता है, कॉपर के साथ क्या होता है कि यहाँ पर तो 4s2 लिख दिए, ठीक है 20 हो गया, और उसके बाद हमको 29 देना है, यानी कि 3d9 दिए, तो 9 में इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाता है वैसे स्टेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि फुल डी का मतलब पूरा 10 इलेक्ट्रॉन होगा तब फुल फिल होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जो है आपका गलत होता है,
ये अपवाद में ध्यान रखिएगा, ये गलत होता है। इसका सही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा ट्रांसफर, तो 4s1 हो गया और फिर ये कितना हो जाता है 10। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कॉपर का यही होता है, 4s1 3d10 हो जाता है। और उसके बाद जिंक होता है, जिनकी परमाणु संख्या 30 होती है, तो ये हो जाएगा 4s2 हो गया और डी में टोटल 10 है, ये है तो ये भी फुल ये भी फिल्ड होता है, तो ये सही है। तो कॉपर और क्रोमियम दो ऐसे एटम है जिसका बॉब प्रिंसिपल के अनुसार गलत होते रहता है, तो उसको सही वाला ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। और किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जा सकता है, 30 तक निकाल के दिखाए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 30 तक, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ज्ञात कर सकते हैं इस विद द हेल्प ऑफ बॉब प्रिंसिपल के आधार पर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं तो क्या क्या फ़ायदा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से, तो सबसे पहले फ़ायदा जो होगा आपका क्या क्या बता सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पर ज्ञात करना आता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको निकालने आता है तो आप क्या क्या बतला सकते हैं। तो पहली बात कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कर सकते हैं, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर कोर इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों सेम होता है, कोर इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। फिर वैलेंसी पता कर सकते हैं, वैलेंसी मतलब संयोजकता, किसी की भी संयोजकता पता कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तब। अब उसके बाद आयन के बारे में पता कर सकते हैं, आयन के बारे में पता किया जा सकता है कि ये कोई भी एलिमेंट जो होता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। किसी पर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है तो किसी पर नेगेटिव चार्ज होता है, वह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर ही बताया जा सकता है। साथ साथ ये भी आप पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन गेन करने वाला है और कौन जो है लूज करने वाला है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा आइटम करेगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह कौन कर पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से सही ढंग से पता कर सकते हैं। साथ साथ मेटल के बारे में पता कर सकते हैं, मतलब धातु है कि नहीं है इससे पता चलता है। नॉन मेटल इसी से पता चलता है, किससे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलता है। फिर आवर्त सारणी में कोई भी तत्व का ग्रुप को पता करना हो, कोई भी तत्व को ग्रुप पता करना हो, पीरियड पता करना हो, पीरियड मतलब आवर्त को बताना हो, तो किससे पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलता है। और इससे क्या पता चला सकते हैं, तो ब्लॉक को पता कर सकते हैं। ब्लॉक को मतलब एस में है कि पी में है कि डी है, एफ में है, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं तो इससे पता कर सकते हैं। और बहुत सारे इसका प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से बताया जा सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, फिर रिएक्शन की बात करना हो तो आयंस की चर्चा कर देते हैं, तो आयंस जहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है निकालने आपको आएगा और साथ साथ इसका यूज करने आएगा, तभी बता सकते हैं कि कोई भी आइटम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। आवाज सारणी में पूछ लेता है कि बतलाइए कि 43 जिसकी परमाणु संख्या 43 है उसका ग्रुप संख्या क्या होगा। तो कैसे निकाल पाएंगे, जब तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं पता चलेगा तो आप कोई भी चीज़ पता नहीं कर सकते हैं। अगर इतना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही ढंग से आप निकाल लेते हैं तो समझिए कि ये बहुत सारे नॉलेज आपको पास आ जाएगा, बहुत सारे जानकारी लेने का आपके पास फैक्ट्स पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बतलाए हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो में हम बतलाएंगे इन सब चीज़ों का, जैसे पीरियड कैसे पता कर सकते हैं, ग्रुप कैसे पता कर सकते हैं, ब्लॉक कैसे पता कर सकते हैं, मेटल है कि नॉन मेटल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।